हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। ये हमारा सेट 2 रहेगा। साइंस जी के करेंगे आज क्वेश्चन आंसर। भौतिक विज्ञान क्या करेंगे आज? भौतिक विज्ञान करेंगे। एसएससी एमटीएस एंड अदर एग्जाम्स क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। सेट 1 अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेट 1 किया है और एक अपनी क्लास होती है 3 से, अब ये हमारी 3 से 3:30 की क्लास है। और जो है एक शाम को होती है 8 बजे से 8:40 के बीच में। उसमें भी हमने बहुत सारा जीके का कर लिया है। उसमें हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक कालीन भारत का इतिहास और भारत का भूगोल अभी रिसेंटली हमने कवर किया है। तो आपको वो भी देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। जुड़ जाइए प्लीज़। सब्सक्राइबर्स एंड नॉन सब्सक्राइबर्स सबका स्वागत है जी के क्लास में, पूजा डागर जी की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर 1, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। दो निकायों के बीच क्या ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है? उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, या उनके अपने अपने तापमान पर, या ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। तो किस चीज पर डिपेंड करती है ऊष्मा के प्रवाह? दो निकायों के बीच जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वह कौन सी दिशा पर निर्भर करता है? एक इसमें रहेगा हमारा आंसर, उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करता है। उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करता है दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड के पेंडुलम की काल अवधि है। तो सेकंड के पेंडुलम की काल अवधि कितनी है? 2 सेकंड है, 1 सेकंड है, 2 मिनट है, या 1 मिनट है? तो सेकंड के पेंडुलम की काल अवधि कितनी है? ये है हमारी 2 सेकंड। क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा हमारा 2 सेकंड। सेकंड के पेंडुलम की काल अवधि कितनी होती है? 2 सेकंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब के कारण, निम्न श्यानता के कारण, और निम्न घनत्व के कारण, निम्न तापमान के कारण। तो क्या रहेगा इसका आंसर? बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो इसका आंसर रहेगा निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, घनत्व निम्न होता है, कम होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो किसका ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है? दाब का, आर्द्रता का, तापमान का, और घनत्व का। क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का? इसका आंसर रहेगा जो है दाब का। क्या रहेगा? दाब। निम्न में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है? दाब का ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और ध्वनि के वेग पर आर्द्रता का प्रभाव भी पड़ता है, तापमान का प्रभाव भी पड़ता है, और घनत्व का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर, न्यूटन के द्वितीय नियम पर, या न्यूटन का प्राथमिक नियम पर, या आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो क्या रहेगा इसका आंसर? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इनमें से रहेगा हमारा न्यूटन के जो है तृतीय नियम पर कार्य करता है। रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? श्रेणी 3 लीवर का, या श्रेणी 1 लीवर का, या फिर गिरनी प्रणाली का, या फिर श्रेणी 2 लीवर का। तो क्या रहेगा इसका आंसर हमारा? इसका आंसर रहेगा एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? तो गिरनी प्रणाली का उदाहरण है। किसका? गिरनी प्रणाली का उदाहरण है एक पहिया ठेला। क्वेश्चन नंबर 7, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, इलेक्ट्रोमीटर से, या फिर बी स्टेगमोमीटर से, या फिर थर्मोमीटर से। दूध की शुद्धता किस चीज से मापते हैं?
तो दूध की शुद्धता इनमें से हम किससे मापते हैं? इसका आंसर रहेगा हमारा लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। एक वीडियो में हमने पूरा क्या कौन सी चीज़ से कौन सी चीज़ को मापा जाता है ये हम कर चुके हैं एक वीडियो में कंप्लीट। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन पक्का बनते हैं कि दूध की शुद्धता से जो है दूध की शुद्धता को किस चीज़ से नापते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी मैंने उसके अंदर करवा रखी है, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। वहाँ से भी आपका 1-2 नंबर कंप्लीट पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? गुरुत्वाकर्षण और या फिर द्रव्यमान या फिर ए और बी दोनों या थर्मोमीटर। तो किस पिंड का वजन, किसी पिंड का जो वजन है उसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है, केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, ए और बी दोनों या फिर थर्मोमीटर। तो गुरुत्वाकर्षण भी रहेगा इसका, केंद्र से कार्य करता है, और द्रव्यमान भी। इसके रहेगा हमारा आंसर, ये रहेगा सी आंसर रहेगा इसका, ए और बी दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान, किसी पिंड का वजन उसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है, गुरुत्वाकर्षण का और द्रव्यमान का, दोनों का। क्वेश्चन नंबर 9, साधारण मशीन। साधारण मशीन जो है क्या करती है? साधारण मशीन बल को बढ़ा नहीं सकती, बढ़ा सकती है। एक मशीन का हम बल भी बढ़ा सकते हैं, चाल को भी बढ़ा सकते हैं, उसकी चाल को बढ़ा नहीं सकती, बढ़ा सकते हैं हम, चाल को घटा भी सकते हैं। कार्य को बढ़ा नहीं सकती, कार्य को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं एक साधारण मशीन से। अनुपयुक्त बल, अनुपयुक्त बल की दिशा को बदल नहीं सकती, अनुपयुक्त की दिशा को बदल नहीं सकती। क्या रहेगा इसका आंसर? डी, अनुपयुक्त बल की दिशा को बदल सकती है वह, अनुपयुक्त जो बल लगता है उसकी दशा को वह बदल सकती है। यहाँ नहीं आ गया, इसीलिए ये वाला हमारा सही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है हमारा। और अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हमारी सुबह करंट अफेयर रहती है सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे अपनी करंट अफेयर रहती है। 7 से 7:30 के बीच में हमारी करंट अफेयर की शॉर्ट्स रहती है, शॉर्ट वीडियो है 7 बजे। ठीक है, 7 AM हमारी वीडियो है शॉर्ट्स करंट अफेयर की। और शाम को हमारी एक क्लास और होती है 8 से 8:40, 8 से 8:40, वहाँ पर भी हम जीके का सीखते हैं। आज हम उसमें इकोनॉमिक्स करेंगे, अर्थशास्त्र करेंगे, आज अर्थशास्त्र के कुछ क्वेश्चंस करेंगे शाम वाली वीडियो पे। प्लीज़ सभी वो क्लास भी देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है, क्योंकि प्रेशर कुकर जो है, जो खाना पकाते हैं हम खुले में, जो खाना पकाते हैं जैसे कढ़ाई वगैरह में, तो वो लेट पकता है, लेकिन जो प्रेशर कुकर है वो जल्दी से पका देता है। तो प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है, जल्दी पका देता है। तो क्यों? क्योंकि भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, या फिर भीतर के जल का क्वथनांक घट जाता है, या फिर उच्च दाब भोजन को गर्म कर देता है, नरम कर देता है, या फिर ऊष्मा अधिक बराबरी से वितरित होती है। तो क्या इसका आंसर रहेगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा हमारा भीतर के जल का जो है क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? जो कुकर के अंदर पानी होता है, भीतर कुकर के अंदर जो पानी होता है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जो है प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। आपको बस इतना याद रखना है कि क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? तो किसी सहतीर के, जो सहतीर होता है ना, जो घरों में होता है सहतीर, उसके संतुलन का कार्यकारी जो है सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? तो किसका सिद्धांत होता है? द्रव्यमान का, आघूर्ण का, या संयोग का, या फिर युग्म का। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा, यह होता है आघूर्ण का। किसका? आघूर्ण का। किसी सहतीर के संतुलन का
कारी सिद्धांत जो है वो आगुण पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? समान वेग, परिवर्ती त्वरण, या बी समान चाल समान वेग, या फिर सी समान चाल परिवर्ती वेग, या फिर डी समान चाल परिवर्तित त्वरण। तो क्या इसका आंसर रहेगा हमारा? इसका आंसर रहेगा समान चाल और परिवर्तित वेग। क्या रहेगा? समान चाल और परिवर्तित वेग, ये आंसर रहेगा। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति, वृत्ताकार पथ के चारों ओर जो पिंड की गति होती है उसका उदाहरण है समान चाल और परिवर्तित वेग। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये वृत्ताकार है, इसमें ये पिंड है, इसकी जो चाल है ये समान चाल और परिवर्तित वेग रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 13 धारावाहक चालक किससे संबंध होता है? तो धारावाहक चालक का किससे संबंध होता है? चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, या फिर विद्युत क्षेत्र से, या फिर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र से। तो इसका क्या आंसर रहेगा हमारा? इसका संबंध होता है धारावाहक चालक का संबंध होता है हमारा किससे? विद्युत क्षेत्र से। तो सी इसका आंसर रहेगा। विद्युत क्षेत्र से संबंध होता है हमारा किसका? धारावाहक चालक का संबंध होता है विद्युत क्षेत्र से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 13 क्वेश्चन हो गए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 14 पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी इनमें से क्या है? क्या है पृथ्वी इनमें से? ऊष्मा की अच्छी परावर्तक, या ऊष्मा की गैर अवशोषक, या फिर ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक, और या फिर डी ऊष्मा की खराब क्या है? या ऊष्मा है ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। तो क्या रहेगी इसकी आंसर? पृथ्वी जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वी में से क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का रहेगा ऊष्मा की खराब अवशोषक है और खराब विकिरक है। ठीक है फ्रेंड्स, ऊष्मा की खराब अवशोषक है और खराब विकिरक है। क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। तो पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? ऊष्मा की खराब अवशोषक है और खराब विकिरक है, ये इसका आंसर रहेगा हमारा 14 का डी। 15 देख लेते हैं। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक जो है पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? तो कृष्णिका जो है विकिरण उच्चतम अवस्था पर या उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर जो है तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? तो तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, तापमान घटने पर घट जाता है, या फिर तापमान बढ़ने पर घट जाता है, या फिर तापमान परिवर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता। तो क्या रहेगा इसका आंसर 15 का? इसका आंसर रहेगा हमारा तापमान बढ़ने पर घट जाता है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा हमारा सी, तापमान बढ़ने पर घट जाता है। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने तक तरंगदैर्घ्य जो है तापमान बढ़ने पर घट जाता है। ये हो गया हमारा बढ़ने पर घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है, जब किसी जो है पाषाण खंड को एक जो है पत्थर के टुकड़े को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान खाली स्थान में पानी को विस्थापित कर देता है। तो खाली स्थान में पानी को विस्थापित कर देता है घनत्व में, द्रव्यमान में, या फिर विशिष्ट गुरुत्व में, या फिर आयतन में। तो क्या इसका आंसर रहेगा? 16 का आंसर रहेगा जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान खाली स्थान में पानी
पानी को विस्थापित कर देता है, तो पानी को कर देता है आयतन में विस्थापित कर देता है। किसमें? आयतन में विस्थापित कर देता है जब हम पाषाण खंड को पानी में डुबोते हैं। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? गैस फ्लेम या गैस जब चलती है, गैस ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? जो गैस है, गैस की जो फ्लेम है, जो हम गैस चलाते हैं, जो आग निकलती है, ज्वाला है, उसके सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? ब्लू जोन कहते हैं, ल्यूमिनस जोन कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं, यहाँ डार्क जोन कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं हम नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं, जो है गैस के फ्लेम के सबसे गर्म भाग को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। केवल हमने 30 क्वेश्चन आज की वीडियो में रखे हैं, क्योंकि साइंस है थोड़ा टफ होती है, तो इसीलिए हमने थोड़े क्वेश्चन रखे हैं। 30 क्वेश्चन ही हमने इसमें रखे हैं, और हमारी 30 मिनट की ही ये वीडियो रहेगी। 3 से 3:30 के बीच में हम करेंगे डेली क्लास। क्वेश्चन नंबर 18, दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर, जब हम किसी शीशे के सामने खड़े होते हैं, मनुष्य को अपना सिर, जो है मनुष्य का जो है सिर है और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है। जितना वास्तविक आकार होता है उससे छोटा दिखाई देता है, जबकि जो है टांगे वास्तविक आकार की ही दिखाई देती हैं। लेकिन जो टांगे होती हैं, जितना आकार होता है उसी आकार में दिखाई देती हैं। तो दर्पण के अंशों की शेप कैसी है? तो दर्पण के अंशों की शेप कैसी है, इसमें बताना है हमें कैसे दर्पण में हम अपने आप को देख रहे हैं। अवतल एवं समतल में, उत्तल एवं समतल में, यहाँ उत्तर की जगह क्या है? उत्तल एवं समतल में, और अवतल एवं उत्तल में, या समतल और उत्तल में। तो कैसे दर्पण में हम देख रहे हैं, जिसमें हमने देखने पर हमारा जो है मनुष्य का जो है शरीर और सिर दोनों वास्तविक आकार से छोटे दिखाई देते हैं, और जो बाकी टांगे हैं वो वास्तविक आकार में दिखाई देती हैं। तो हम किस प्रकार के दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं? 18 का आंसर रहेगा उत्तल। कौन से में? उत्तल एवं समतल। उत्तल एवं समतल में हम अपने आप को देख रहे हैं, उत्तल एवं समतल में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा उत्तल एवं समतल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने उत्तल और अवतल लेंस बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रखा है। उत्तल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में क्या होता है, तो आप वो साइंस की सारी वीडियोस भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपको इजी रहेगा ढूंढने में। क्वेश्चन नंबर 19, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? सबसे अधिक जैविक क्षति जो है वो किससे होती है? एक्सरे से, या बीटा किरणों से, या फिर गामा किरणों से, या अल्फा किरणों से। तो कौन सी सबसे ज़्यादा हानिकारक किरणें होती हैं? जैविक क्षति किससे होती है सबसे ज़्यादा? तो हमारी गामा किरणें होती हैं। कौन सी किरणें होती हैं? गामा किरणें होती हैं, और जो कि हमें जैविक क्षति पहुंचाती हैं गामा किरणें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, किस विकिरण में, प्लीज़ वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? तो ऐसी विकिरण बताइए जिसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। एक्सरे, या अल्फा किरणें, या फिर गामा किरणें, या फिर बीटा किरणें। तो ये अल्फा किरणें हैं फ्रेंड्स। ये जो अल्फा किरण है तो इसका सिंबल ये है, और एक्सरे किरणों का एक्स है, और ये अल्फा, बीटा और गामा, ये गामा किरण है, ये बीटा किरण है, ये हो गए। तो किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? तो ऐसी विकिरण कौन सी है जिसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? इसका आंसर रहेगा हमारा गामा किरणों में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। गामा किरणें सबसे अधिक जैविक क्षति भी पहुंचाती है, और इसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य भी होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, किस पिंड की
किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं? एक किसी पिंड की गति जो करता है, कोई भी पिंड है वह जब गति कर रहा है तो उस गति को कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है, जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती ही रहती है, यानी सेम टू सेम वैसी प्रतिक्रिया वो करता रहता है। आवधि गति, अनावर्ती गति या सरल हार्मोनिक गति या फिर दोलन गति, तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो उस गति को क्या कहते हैं? कोई जो पिंड है वह गति कर रहा है और जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद भी ही पुनरावृत्ति होती रहती है, सेम टू सेम वो गति करता रहता है, तो उस गति को क्या कहते हैं? आवधिक गति, अनावर्तिक गति या फिर सरल हार्मोनिक या फिर दोलन गति, तो क्या कहते हैं उसको? इसका 21 का आंसर रहेगा आवधिक गति। कैसी होती है वो? आवधिक गति होती है, आवधिक गति। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ अवधि के बाद सेम टू सेम प्रतिक्रिया वो पिंड करता रहता है तो आवधिक गति होती है। 21 अपने क्वेश्चन हो चुके हैं, केवल हमारे 9 क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अच्छे और फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा में होती है? जो मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति, मनुष्य को जो ध्वनि कंपन की अनुभूति होती है ना, वह किस आवर्ती सीमा में होती है? तो कौन सी आवर्ती सीमा में होती है ध्वनि कंपन की अनुभूति? जैसे भूकंप आते हैं हमें ध्वनि जो है ध्वनि कंपन की अनुभूति होती है 0 से 5 Hz या 11 से 15 Hz या इसको जी भी बोलते हैं, 6 से 10 Hz और 20 से 2000 Hz। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा 20 से 20,000 Hz। ये इसका आंसर रहेगा। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति होती है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो किसी सिग्नल जो होते हैं, सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? ए स्पेक्ट्रम मापी या फिर बी कैथोड किरण दोलनदर्शी या फिर सी बीएन जंक्शन डायोड या फिर डी स्वर मापी जिसे बोलते हैं सोनोमीटर। तो क्या इसका आंसर रहेगा? 23 का आंसर रहेगा हमारा बी आंसर रहेगा कैथोड किरण दोलनदर्शी जिसे बोलते हैं ऑसिलोस्कोप, भी इसको बोलते हैं ऑसिलोस्कोप, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं कैथोड किरण दोलनदर्शी। किसी सिग्नल की तरंग रूप का अध्ययन करने के लिए किसके द्वारा जो है किया जाता है? इसका प्रयोग करते हैं कैथोड किरण दोलनदर्शी जिसे बोलते हैं ऑसिलोस्कोप। ये हो गया हमारा 23 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंप की बाती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो लैंप की बाती में जो तेल उठता है ऊपर की तरफ जाता है तो किसकी वजह से होता है? दाब अंतर की वजह से, तेल की कम श्यानता की वजह से, या केशिकीय घटना से, या फिर संसर्जन बल से। ये आपने बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार एग्जाम में देखने को आपको मिलता है। 24 का आंसर रहेगा लैंप की बाती में तेल केशिकीय घटना के कारण चढ़ता है, केशिकीय घटना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आर्द्रता का मापन किस से किया जा सकता है? तो आर्द्रता का मापन मैंने बताया था आपको, आर्द्रता का मापन, तापमान का मापन, दूध का मापन किसके द्वारा किया जाए? सारी हमने एक वीडियो में कर रखे हैं बहुत अच्छे से, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से 1 या 2 नंबर आपका पक्का हो जाता है अगर आपको पता है किस चीज़ को किस चीज़ से नापते हैं, तो 1-2 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाता है। तो वो वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ए हाइड्रोमीटर, बी पायरोमीटर,
सी हाइग्रोमीटर, डी लैक्टोमीटर। तो ये सारे मैं उसमें करवा चुकी हूँ, यहाँ पे नहीं करवाऊंगी मैं डिटेल में। आर्द्रता का मापन किसके लिए किया जा सकता है, यह आएगा हमारा आर्द्रता का मापन हम करते हैं किससे, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रहेगा हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता का मापन करते हैं हाइग्रोमीटर से। ठीक है फ्रेंड्स, हाइग्रोमीटर रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 क्वेश्चन क्या है, एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया है। एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया है। उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है। तो उस बेल जार से जो है वायु को धीरे धीरे निकालने से क्या होता है, एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया है, उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है। पारे का स्तर बढ़ने लगता है, पारे का स्तर घटने लगता है, पारे का स्तर अपरिवर्तित रहता है, या बेल जार फट जाता है। तो इसमें से क्या आंसर रहेगा अपना 26 का आंसर रहेगा पारे का स्तर घटने लगता है। तो क्या हो जाता है, जब हम एक दाब मापी को एक बेल जार में रख देते हैं और उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने लगते हैं तो पारे का स्तर घटने लगता है। तो पारे का स्तर घटने लगता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। डेली अपनी क्लास होती है 3 से 3:30 बजे क्लास होती है हमारी साइंस की, और हमारी एक क्लास होती है 8 से 8:40 के बीच में अपनी क्लास होती है। उसमें हमने जो है आज करेंगे, उसमें इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, आज अर्थशास्त्र करेंगे आज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है। सापेक्ष गुरुत्व इनमें से किसका अनुपात है, पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व, पदार्थ का घनत्व और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, या फिर 4 डिग्री से पार जल का घनत्व और पदार्थ का घनत्व, या फिर पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। तो क्या इसका आंसर रहेगा, सापेक्ष गुरुत्व इनमें से किसका अनुपात है। सापेक्ष गुरुत्व है इनमें से ए, आंसर रहेगा पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व। सापेक्ष गुरुत्व है इनमें से पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व, दोनों हैं पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व, आंसर रहेगा इसका। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 28 पर। एक बार किसके बराबर है। तो एक जो है बार किसके बराबर है, 10 डिग्री PA, 10 डिग्री नहीं है, या 10 की पावर 3 PA, या 10 की पावर 5 PA, या 100 PA, या फिर 10 की पावर 4 PA। तो क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा, एक बार जो है वो होता है 10 की पावर 5 PA। इसका आंसर रहेगा 10 की पावर 5 PA। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है। तो हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है, पास्कल नियम का, या फिर बर्नौली का सिद्धांत, या फिर सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, या फिर डी बॉयल का नियम। तो क्या रहेगा इसका आंसर, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है। तो हाइड्रोलिक प्रेस में उपयोग होता है हमारा, किस चीज़ का होता है हाइड्रोलिक प्रेस में उपयोग, 29 का हमारा आंसर रहेगा पास्कल नियम। जो है हाइड्रोलिक प्रेस में पास्कल नियम का उपयोग होता है। 30 लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, ये भी देख लेते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन। विद्युत चालक की यूनिट क्या है। विद्युत चालक की यूनिट क्या है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। विद्युत चालक की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, महो, ओम महो, और या फिर ओम क्यू, या फिर महो क्यू। तो क्या रहेगा इसका आंसर, दोनों तरह से मैंने लिख दिया है, हिंदी में भी और यहाँ इसको जो इंग्लिश में लिखते हैं महो ऐसे लिखते हैं, ओम ऐसे लिखते हैं, और ओम क्यू और महो क्यू। इसका क्या आंसर रहेगा, विद्युत चालक की यूनिट क्या होती है। तो विद्युत चालक की यूनिट होती है हमारी महो। क्या होती है विद्युत चालक की यूनिट,
महो होती है। ये हो गए अपने फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन। और प्लीज़ 3 बजे वाली क्लास और 8 बजे वाली क्लास दोनों में आप प्रेजेंट होए करें, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे जीके के क्वेश्चन कवर करते हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और आपकी बहुत हेल्प होने वाली है यहाँ से जीके का। यहाँ से अगर चैनल से जीके कर लेते हो, आपको जीके कहीं से नहीं पढ़ने पड़ेगी। मैंने सारे ही सब्जेक्ट इसमें रखे हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सारे ही सब्जेक्ट हम करते हैं। और इकोनॉमिक्स और क्या है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल। और हम क्या करते हैं इसमें हम साइंस की भी, हम सारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सारे हिंदी में करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो सारी देखें, सारी इम्पोर्टेंट हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और फिर मिलते हैं शाम को, शाम वाली वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल एंड जय गणपति भगवान की। बाय बाय।